So hello everyone, let's start with Indian Evidence Act 1872 and Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023. So in these YouTube video, we will be covering introductory part and the lecture 1. Those who want to connect with us on Instagram, literally_legal. तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं, और इसी को हम आगे सीरीज में कन्वर्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेक्चर 1 की. सो व्हेन इट कम्स टू लेक्चर 1 पार्ट पे हम दोनों ही एक्ट के इंट्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे. बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंट्रोडक्टरी पार्ट को. ठीक है, फिर ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे. दोनों एक्ट के इंपॉर्टेंस दोनों में ही सेम है. स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो स्ट्रक्चर था थोड़ा ही वैसा स्ट्रक्चर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आए हैं, तो उन डिफरेंसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बात करते हैं चार्टर के बारे में. हम सबको पता है कि हमारा इंडियन एविडेंस का एक्ट कब आया था, 1872 में. तो 1872 से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई भी कोडिफिकेशन नहीं था, लेकिन कोडिफिकेशन के लिए हमारे पास चार्टर थे. तो चार्टर ऑफ 1726 जो लाया था वो हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी टाउन लेकर आया था. पहला था बॉम्बे, दूसरा था मद्रास, तीसरा था कैलकाटा. ये हम सबको पता है. तो इस चार्टर के थ्रू हम कहाँ रन हो रहे थे, हम हो रहे थे कस्टम्स में रन. ठीक है, तो कस्टम्स में हमारे पास क्या कोडिफिकेशन था? जी नहीं, हमारे पास कोई कोडिफिकेशन भी नहीं था. जब हमारे पास कोई कोडिफिकेशन नहीं था तो बेसिकली हमारा रूल ऑफ एविडेंस कैसे रन हो रहा था? तो रूल ऑफ एविडेंस हमारा बहुत क्योस में रन हो रहा था. ठीक है, बहुत क्योटिक सिचुएशंस थी हमारे पास, उसके थ्रू रन हो रहा था. क्योंकि एक तरह से अगर आप देखा जाए तो कोडिफाइड नहीं है ना. अगर कोडिफाइड नहीं है तो वो तो अपने आप ही रन होगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू रन होगा. उसके बाद आया हमारे पास मेन कमीशन. ठीक है, जो कि आया 1868. तो 1868 में सर हेनरी मेन के थ्रू एक कमीशन फॉर्म हुआ. उस कमीशन में ये बोला गया कि हम देखो, सी फॉर कमीशन है, सी फॉर कोडिफिकेशन है, कि हम कोडिफाई करेंगे किसको? लॉ ऑफ एविडेंस को. करेक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस को हम कोडिफाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें पूरी तरीके से कोडिफिकेशन नहीं हो पाया. अब जब पूरी तरीके से कोडिफिकेशन नहीं हुआ तो ये जो हेनरी मेन कमीशन के थ्रू कोडिफिकेशन आया था ना, इसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, अब ये रिजेक्ट हो गया. अब हमें पता ना कि ये तो रिजेक्ट हो गया था भाई. तो जब ये रिजेक्ट हुआ तो हमारे पास स्टीफन कमीशन आया. ये स्टीफन कमीशन कौन लेके आए? ये लेकर आए सर जेम्स स्टीफन. ठीक है, ये लेकर आए. और ये इन्होंने कब एक्ट बनाया? इन्होंने बनाया 31/3/1871. देखो, 3 से 3 याद रखना है, 1 से 1 याद रखना है, ऐसे करके याद कर लेना. मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ. ये कमीशन आया, बेसिकली एक कोडिफिकेशन लेकर आए थे. ठीक है, अब जब ये कोडिफिकेशन लेकर आए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे इस पैरा को कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो इनेक्ट किया गया 15 मार्च 1872 को. अब आपको पता है कि इनेक्टेड डेट कब होती है? इनेक्टेड डेट होती है जब हमें प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है. करेक्ट, असेंट तो मिल गया, लेकिन अब एनफोर्स कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को. ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है? बेसिकली ये पाइवोटल मूवमेंट था इंडिया की लीगल हिस्ट्री में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि हमारे पास एविडेंस को प्रूव करने के लिए कोई कोडिफिकेशन ही नहीं है. अब उस कोडिफिकेशन के लिए हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ही मूवमेंट हो गया. और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था? ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हुआ था. ये एम क्या करा है? ये एम करा है स्टैंडर्डाइज करने के लिए रूल ऑफ एविडेंस को अक्रॉस डाइवर्स लीगल सिस्टम प्रिवलेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम. तो एक स्टैंडर्डाइज रूल्स ऑफ एविडेंस था, जो कि एक तरह से बहुत डाइवर्स लीगल सिस्टम था हमारे पास उस टाइम पे, और उसको स्टैंडर्डाइज करा था, कंसोलिडेट करा था, डिफाइन करा था लॉ ऑफ एविडेंस. करेक्ट, तो अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 पार्ट हैं. करेक्ट, वी हैव 3 पार्ट्स. पहला बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, सॉरी, एंड दूसरा बात करता है ऑन प्रूफ के बारे में. तीसरा बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में. तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ से है?
1 से लेके 55 तक है। ऑन प्रूफ कहाँ से है, 56 से लेके 100 तक है। हमारे पास प्रोडक्शन का कहाँ पे है, 101 से लेके 167 सेक्शन तक है। करेक्ट। तो अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं। तो अब हमें पता चल गया इससे कि हमारे पास 167 सेक्शन है, 3 पार्ट्स हैं, एंड सॉरी एंड पार्डन फॉर माई राइटिंग, अभी खैर ऐसा ही चलेगा ये। एंड 167 सेक्शन है, 3 पार्ट्स हैं, एंड वी हैव 11 चैप्टर्स। 11 चैप्टर्स में डिफाइन है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोसीजरल एक्ट है एक, और एक सब्सटैंटिव एक्ट है, तो एविडेंस कहाँ फॉल करता है। तो याद रखिएगा कि जो सब्सटैंटिव एक्ट है वो आपको कानून के बारे में बताता है। प्रोसीजरल एक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। और देखिए, हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, हम बात कर रहे हैं प्रूफ की, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज मिल जाती है फैक्ट को, उसको प्रोडक्शन और इफेक्ट कैसा होगा, एविडेंस के द्वारा। तो ये क्या है, ये प्रोसीजरल एक्ट है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजरल एक्ट है। तो क्या सारे ही सेक्शन प्रोसीजरल हैं? जी नहीं, सारे सेक्शन प्रोसीजरल नहीं है। सिर्फ एक सेक्शन है, दैट इज 115, योर लॉ ऑफ एस्टॉपल। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ एस्टॉपल हमारा है, ये सेक्शन जो है ये हमारा सब्सटैंटिव को डील करता है। सिर्फ ये सब्सटैंटिव को डील करता है, बाकी सारे जितने भी हमारे पास बचे, कितने आप, हमारे पास बचे 166 सेक्शन। तो हमारे पास 166 सेक्शन जो है वो प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। करेक्ट। प्लस अब हमारे पास प्रोसीजरल एक्ट में 2 प्रोसीजरल एक्ट है, एक है हमारे पास सीपीसी, एक है हमारे पास सीआरपीसी। तो अब हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये भी प्रोसीजरल एक्ट में आता है। तो ये कहाँ अप्लाई होता है, याद रखिएगा ये इन दोनों में अप्लाई होता है। दिस अप्लाई टू बोथ। तो सीपीसी में भी अप्लाई होता है और सीआरपीसी में भी अप्लाई होता है। दूसरी चीज आती है कि अब हमारा ये लॉ किस तरीके से होगा, ये हमारा एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है, दिस इज आर प्रोसीजर लॉ एज वेल एज एडजेक्टिव लॉ। तीसरी चीज आती है कि क्या ये लेक्स फोराई है। यस, दिस इज लेक्स फोराई। लेक्स फोराई को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, जिस देश का कानून है उसी देश की सरोजमीन पे एप्लीकेबल होता है। तो लेक्स फोराई भी हो गया। तो पहला पॉइंटर ये हो गया, दूसरा पॉइंटर ये हो गया, तीसरा पॉइंटर ये हो गया। चौथा पॉइंटर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो कि प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वो है हमारा कि एक डेफिनेशन आती है, एनी सच फैक्ट which possesses probative force। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि पोजेस कर रहा है प्रोबेटिव फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एविडेंस। करेक्ट। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी हमें सामल ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब हमारे पास एक तरह से अच्छा खासा ग्राफ हो गया है स्ट्रक्चर का इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो अभी तो खैर ये पहला लेक्चर ही है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस, इसमें हमारे पास 167 सेक्शंस है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 11 चैप्टर्स में है। दूसरी बात ये है हमारे पास कि इंडियन एविडेंस एक्ट की हम बात करते हैं तो ये हमारा प्रोसीजरल एक्ट है। और सिर्फ 115 जो लॉ ऑफ एस्टॉपल की बात करें, ये हमारा सब्सटैंटिव एक्ट। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, ये हमारा लेक्स फोराई है। फोर्थ, दिस इज एन एडजेक्टिव लॉ। करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू फिफ्थ एक्ट, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है। अब देखो, 2 तरह के एक्ट होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव वो होता है जिसमें और भी एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा है नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो अपने 1 से लेके 167 तक सेक्शन है ना, यही एप्लीकेबल होते हैं, और कोई एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। सिंपल है ये, इससे ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन वी हैव कवर्ड इट। सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम
हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई, बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं पहले लेक्चर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से इतना कवर हो गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए हम नेक्स्ट धीरे धीरे बढ़ के चलेंगे। करेक्ट। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो। दिस इज माई इनिशिएशन फॉर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, and if you like the video, then please hit the like button and subscribe, and thank you so much. Those who want to connect on Instagram, they can also connect.